नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद चपराना आपके अपने YouTube चैनल वर्दी आजकल 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि 60,244 पदों पर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जॉब का री एग्ज़ाम होना है। हमने आपसे एक वादा किया था कि हम आपके समक्ष वर्ष 2024 से लेकर और वर्ष 2006 तक उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में जितने क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं हम आपके समक्ष उनको कवर कराएंगे। सबसे पहले मैं आपको जीएस कवर करा रहा हूँ। मैंने जीएस में लगभग आपको 17 पालियों के पेपर करा दिए हैं, जितने भी आपके क्वेश्चन आए हुए लगभग 2024 से लेकर और 2013 तक आप सारे क्वेश्चनों को कवर कर चुके हो। आज जो हमारी बारी है क्वेश्चन करने की, वो आपकी वर्ष 2009 की है। यानी आज हम जो आपकी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे वो 2009 के क्वेश्चन आपके होंगे। तो दोस्तों, समय को बर्बाद ना करते हुए हम क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं भाई। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो लगभग आपकी जो है 20.94, यानी मैं कह सकता हूँ कि 21% के बराबर आपकी ऑक्सीजन पाई जाती है आपके वायुमंडल में। अब थोड़ी इसकी व्याख्या देखते हैं। पृथ्वी के चारों ओर स्थित वायु के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है, जबकि गैसों के मिश्रण को वायु कहा जाता है। वायुमंडलीय गैसों में प्रमुख रूप से नाइट्रोजन कितना है? सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है 78.08%। ऑक्सीजन कितनी है आपकी? 20.94%। आर्गन कितनी है? 0.93%। देखो, यहाँ आपको मैं रोकूंगा क्योंकि आर्गन जो, अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछता है कि वायुमंडल में तीसरे नंबर की गैस कौन सी है, तो बहुत सारे बच्चे इसका आंसर कार्बन डाइऑक्साइड लगा देंगे, लेकिन इसका आंसर आपका होगा आर्गन। ठीक है, तीसरे नंबर की गैस है आपकी आर्गन भाई। चौथे नंबर की जो गैस है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपस्थित है। इसके अतिरिक्त कौन कौन सी गैस है? नियॉन है, हीलियम है, ओजोन है, हाइड्रोजन आदि गैसें शामिल हैं। इन गैसों के अतिरिक्त वायुमंडल में जलवाष्प तथा सूक्ष्म ठोस कण भी पाए आपके जाते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आर्यभट्ट कौन थे? यानी आर्यभट्ट के बारे में पूछा कि आर्यभट्ट कौन थे। तो आर्यभट्ट जो है एक खगोलवेत्ता थे। खगोलवेत्ता आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान खगोलवेत्ता यानी ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे। उन्होंने मात्र 23 वर्ष की अवस्था में आर्यभट्टियम ग्रंथ लिखा था। आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली का विकास किया तथा साथ में ही यह भी बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य का चक्कर लगाती है। इन्होंने सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण होने के वास्तविक कारण पर भी प्रकाश डाला। खगोल शास्त्र में इनकी अभूतपूर्व योगदान के कारण भारत का पहला उपग्रह को आर्यभट्ट का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नीचे दिए गए मुहावरों का चयन कीजिए। यानी हिंदी के क्वेश्चन भी आपके इन सेटों में आपके मिलाए थे। आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं स्वयं अब ऑप्शन देते हैं, स्वयं सिर धुनता है, स्वयं कलेजे पर हाथ रखता है, स्वयं असमंजस में पड़ जाता है, स्वयं फूट फूट कर रोता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका कि स्वयं सिर धुनता है। तो सिर धुनता है का मतलब क्या है? सिर धुनना मुहावरे का अर्थ शोक करना होता है। अतः आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं सिर धुनता है। वाक्य बिल्कुल इसकी क्या है? आपका सही है। भारत का कौन सा प्रदेश रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो कौन सा करता है? केरल। रबड़ का उत्पत्ति केंद्र ब्राजील को माना जाता है, यानी ब्राजील से ही जो है वो रबड़ की उत्पत्ति हुई है। विश्व में थाईलैंड रबड़ उत्पादन में अग्रणी देश है। भारत में सर्वाधिक रबड़ कहाँ होती है? केरल में 90% उत्पादित होती है। तमिलनाडु तथा कर्नाटक अन्य रबड़ उत्पादक क्षेत्र हैं। भारत में व्यापारिक स्तर पर रबड़ बागान 1902 में पेरियार नदी तट पर लगाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? तो पहली हिंदी है और दूसरी आपकी क्या है? उर्दू। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में अक्टूबर 1947 में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया। 26 जनवरी 1968 को प्रदेश के सभी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया तथा 1989 में उर्दू को 7 प्रयोजनों यानी उद्देश्य हेतु द्वितीय राजभाषा के रूप में घोषित किया गया। यानी फर्स्ट रूप में अगर पहली भाषा कहेगा तो पहली कौन सी है? हिंदी। और सेकंड कौन सी है? तो सेकंड आपकी उर्दू। और उर्दू को कब अपनाया था? 1989 में भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन की मुद्रा का नाम क्या है? तो कोई भी आंसर डॉलर नहीं लगाएगा क्योंकि ब्रिटेन की मुद्रा का नाम आपका पाउंड है। ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी लंदन है तथा इसकी मौद्रिक इकाई कौन सी है? पाउंड है। ब्रिटेन के अलावा आयरलैंड जिसकी राजधानी डबलिन है, मिस्र जिसकी राजधानी काहिरा है, सूडान जिसकी राजधानी खार्तूम है, सीरिया जिसकी राजधानी दमिश्क है और साइप्रस जिसकी राजधानी निकोसिया है, लेबनान जिसकी राजधानी बैरूट की भी मौद्रिक मुद्रा क्या है? पाउंड ही है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश जो है वो 8 राज्यों और एक यूटी से लगता है, एक केंद्र शासित प्रदेश यूटी जो कि दिल्ली है, और 8 राज्यों से लगता है। अब 8 राज्यों में अगर आपको पता होंगे कौन कौन से राज्य लगते हैं तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो राजस्थान राज्य की सीमा बिल्कुल उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में अवस्थित एक सीमांत राज्य है जिसकी ग्लोब पर स्थिति 23.52 यानी 23 मिनट 52 सेकंड उत्तरी अक्षांश से 30 मिनट 25 उत्तरी अक्षांश, और देशांतर की बात करें तो 77 मिनट 3 डिग्री पूर्वी देशांतर से 84 मिनट 78 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य है। देखो आपको पता है कि कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा कितनी आपकी कर्क रेखा है 23.5 डिग्री। अब ये क्या है भाई? 23.50। लेकिन उत्तर प्रदेश है कहाँ? उत्तर प्रदेश है 23.5.2 यानी 0.2 ऊपर है बस। 23.5 से जो है वो 0.2 ऊपर है। और कितना ऊपर है? मात्र 7 ऊपर है। कितना? 30। तो ये याद रखो 7 का डिफरेंस है। और इसी 7 को हम इधर भी लेके आएंगे। जब देशांतर की बात करेगा तो कितना है? 7, दूसरा 7। ठीक है, इसमें अंतर कितना है? इसमें बस 7 का अंतर है। 77 और 7 84। यानी आपका अगर मोटा मोटा मैं कहूँ तो 77 पूर्वी देशांतर और 84 पूर्वी देशांतर तक इसका क्या है? देशांतरीय विस्तार है भाई। इसको बस ये याद करने का तरीका था। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य इस प्रकार हैं। उत्तर में नेपाल भाई एक देश लगता है तथा उत्तराखंड। उत्तर पश्चिम में कौन सा आपका? हिमाचल प्रदेश। पश्चिम में कौन सा आपका? हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान। दक्षिण में कौन सा आपका? मध्य प्रदेश। और दक्षिण पूर्व में कौन सा आपका? छत्तीसगढ़। तथा पूर्व में कौन सा? बिहार और झारखंड। उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक 8 राज्य तथा एक केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। थोड़ा सा हम इसको टेक्निकल देखते हैं। देखो जो आपके हिमालय वाले स्टेट है, हिमालय में आपका एक तो हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश, एक आपका उत्तराखंड आ जाएगा। तो हिमालय इधर की तरफ उतरेगा पूर्व की तरफ, तो इधर क्या आ जाएगा? बिहार से किसका डिवाइडेशन हुआ है? आपका झारखंड का। ठीक है, और भी किसी का डिवाइडेशन हुआ राज्य का? तो हाँ, एमपी। मध्य प्रदेश का डिवाइडेशन, मध्य प्रदेश से कौन से राज्य का डिवाइडेशन हुआ? तो छत्तीसगढ़। ठीक है, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 2 और बचे। जो थोड़ा सा और दक्षिण की तरफ घूम के पूर्व की तरफ आएंगे तो आपका एक पड़ेगा आपका राजस्थान, और एक पड़ेगा आपका हरियाणा। ये तो हो गया आपके 8 राज्य।
और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो केंद्र शासित प्रदेश आपको दिल्ली। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। रुपये की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है? ऑप्शन है येन, ऑप्शन है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ऑप्शन है यूएस डॉलर, ऑप्शन है ब्रिटिश पाउंड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आपका ब्रिटिश पाउंड। इसकी व्याख्या देखते हैं। रुपये की तुलना में ब्रिटिश पाउंड मुद्रा का मूल्य अधिकतम है। इसमें देखो क्वेश्चन, देखो है तो बहुत सारे अधिकतम जो क्वेश्चन पूछा है, लेकिन अधिकतम कौन सा है? सबसे ज्यादा वर्तमान समय में भारतीय मुद्रा का मूल्य निम्न देशों की मुद्रा के सापेक्ष निम्नतम है, मतलब निम्नवत है। एक ब्रिटिश पाउंड कितना है? लगभग 100 रुपये के बराबर। देखो ये ऊपर नीचे होता रहता है, 10-5 रुपये। एक डॉलर कितना है? 73, ऊपर नीचे है थोड़ा बहुत। येन जो जापान में चलती है वो 0.67 रुपया है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर कितना है? 53 रुपये के समथिंग, यानी ऊपर नीचे होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है? तो आपको पता है कि 10 वर्ष के बाद जनगणना की जाती है। भारत में जनगणना 10 वर्ष के अंतराल में की जाती है। भारत में पहली बार जनगणना का कार्य वर्ष 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ, लेकिन नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू हुई। भारत में जनगणना जो है वो संघ सूची का विषय है। आपको पता है कि 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्षीय सूची। संघ सूची के अंतर्गत आता है, जो 7वीं अनुसूची में उल्लिखित है। वर्ष 1921 को महान विभाजन वर्ष कहा जाता है, क्योंकि इस जनगणना में 1 करोड़ की कमी प्रदर्शित हुई थी। अब तक भारत में 15 बार तथा स्वतंत्र भारत के बाद 7वीं बार जनगणना संपन्न हुई है। और मैं आपको बता दूं, जो 2011 की जनगणना थी, ये इस जनगणना को दो फेज में संपन्न कराया था। एक 2010 में, एक 2011 में। ये पूछता है कि 2011 की जो जनगणना थी, इसको कितने फेज में खत्म किया गया था? तो 2 फेज है, 2 पालियों में इसको खत्म किया गया था भाई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए काले अक्षर वाले शब्द का अनेकार्थ शब्द लिखिए, यानी पर्यायवाची शब्द बताइए। आजकल के घरों में एक सुसज्जित कक्ष अवश्य होता है। तो देखो, आपको अगर कुछ नहीं पता, लेकिन आप टेक्निकल समझो। आजकल के घरों में एक सुसज्जित कक्ष अवश्य होता है, यानी सुसज्जित कक्ष। तो आपको पता कमरा तो होगा नहीं, कमरे तो होते हैं भाई घर में। आपको पता है खाना होता है, एक बैठक भी होती है। अंतपुर इसको हटा दो, ये तो बिना बात की। यानी सुसज्जित कक्ष का अर्थ क्या है? आपकी बैठक से। इसका राइट आंसर होगा इसका बैठक। आजकल के घरों में एक सुसज्जित कक्ष अवश्य होता है। वाक्य में सुसज्जित कक्ष के लिए सही अनेकार्थी शब्द बैठक है। अन्य सभी विकल्प वाक्य की दृष्टि से तर्कसंगत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। भारत का प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता तथा मंत्री परिषद का सदस्य होता है, अर्थात वह राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य होता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 30 वर्ष, और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। अतः स्पष्ट है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। बहुचर्चित पुस्तक सैटेनिक वर्सेज के लेखक कौन है? तो इनके लेखक है सलमान रुश्दी। बहुचर्चित पुस्तक सैटेनिक वर्सेज के लेखक सलमान रश्दी हैं। इनके द्वारा लिखित अन्य पुस्तक कौन कौन सी है? मिडनाइट चिल्ड्रन और शालीमार द क्लाउन फ्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? देखो, पहले बच्चे अगर ऑप्शन नंबर ए को देख लेते हैं तो इसका राइट आंसर इसी को लगा देंगे, लेकिन ये हुआ था आपका अहमद शाह अब्दाली, जो अफगानी था, और आपका मराठा, यानी अफगानी और मराठों के बीच में ही हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी सन 1761 में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य ये युद्ध हुआ था।
जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित कर दिया। इस युद्ध में यूं तो मराठा सेना का सेनापति बालाजी बाजीराव का पुत्र विश्वास राव था, परंतु वास्तविक सेनापति सदाशिव राव भाऊ था। जबकि यूरोपीय प्रणाली में गठित तोप और पैदल सेना का नेतृत्व इब्राहिम खान गर्दी कर रहा था। युद्ध में हार का सदमा न सह पाने के कारण पेशवा बालाजी बाजीराव की मृत्यु 1761 ईस्वी में ही हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रीज में कौन सा गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है? यानी ठंडा करने के लिए रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वो है अमोनिया। वैसे फ्रेओन का प्रयोग भी किया जाता है। प्रशीतक या रेफ्रिजरेटर में वाष्पीकरण द्वारा ठंडक उत्पन्न की जाती है। देखो ये क्वेश्चन कभी कभी पेपर में आ जाता है कि रेफ्रिजरेटरों में ठंडक किस आधार पर उत्पन्न की जाती है? तो किसके आधार पर? वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन। इसमें द्रव के रूप में अमोनिया गैस का प्रयोग भी होता है। अमोनिया का भी होता है और फ्रेओन का भी होता है, तथा तांबे की एक वाष्पक कुंडली में फ्रेओन गैस भरा होता है जो वाष्पीकृत होकर रेफ्रिजरेटर में ठंडक उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? आपको पता है जहां जहां अर्जुन है वहां वहां आपके कृष्णजीवी होंगे। तो कौन सी नदी है? आपकी कृष्णा नदी पे। नागा अर्जुन सागर बांध परियोजना भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। इस बांध को बनाने की परिकल्पना 1903 ईस्वी में ब्रिटिश राज के समय की गई थी। 10 दिसंबर 1955 ईस्वी में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बांध की नींव रखी थी। यह हैदराबाद से 150 किलोमीटर दूर कृष्णा नदी पर स्थित है। इसका निर्माण कार्य 1966 में पूरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जो कि आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको हम नहीं करेंगे बिल्कुल भी, जो ठीक है। विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो आपकी बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन बी, जिसका रासायनिक नाम थायमिन भी है, की कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन बी मुख्यतः कहाँ कहाँ पाया जाता है? अनाज के छिलके में, अंडे में तथा मांस में ये पाया जाता है। विटामिन डी, जिसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, कैल्सीफेरॉल की कमी से सूखा रोग तथा विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, की कमी से रतौंधी या रचौंधा नामक रोग होता है। जबकि टीबी जो है, जो तपेदिक, टीबी बोले तो तपेदिक या क्षय रोग या आपका यक्ष्मा, एक ही बात है, एक जीवाणु जनित रोग है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। यह शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है, लेकिन मुख्यतः टीबी जो है फेफड़ों को ही आपका प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा रक्त वर्ग या कौन सा रक्त समूह हर रक्त समूह वाले मनुष्य को दिया जा सकता है? तो ये है आपका ओ। ब्लड ग्रुप की खोज सबसे पहले, यानी रक्त समूह की खोज यानी ब्लड ग्रुप की खोज सबसे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1900 में की थी। इन्होंने मात्र 3 रक्त समूह बताए, ए, बी और ओ की खोज की। बाद में डी कैस्टिलो तथा स्टूलरी ने चौथे रक्त समूह ए बी का पता लगाया। रक्त समूह जो ओ है उसको सार्वभौमिक दानकर्ता कहते हैं, यानी यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, यानी ये किसी को भी दे सकता है क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। इससे किसी भी रक्त समूह के व्यक्ति को रक्त प्रदान किया जा सकता है। इसी प्रकार रक्त समूह ए बी को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता यानी यूनिवर्सल रिसिप्टर कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है और इस रक्त समूह वाला व्यक्ति किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति का रक्त ग्रहण कर सकता है। यानी ओ जो है ओ सभी को दे सकता है भाई, और ए बी जो है ए बी सभी से ग्रहण कर सकता है। क्यों? क्योंकि ए बी में जो है वो एंटीबॉडी नहीं होती, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी आपकी जो ए बी में नहीं होती, और ओ में जो आपका एंटीजन नहीं होता। एंटीजन देखो, एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होती है, कैसे कैसे रक्त दिया जाता है, किस प्रकार से धमनियां सिकुड़ती हैं, धमनी स्राव जितने भी वाल्व होते हैं, उस प्रकार से हम जब कभी आपका साइंस का चैप्टर लेंगे सब कुछ बताएंगे आपको भाई। ठीक है भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि यदि पृथ्वी पर यदि 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 पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता, जैसे पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है, तो सूर्य की किरणें केवल कहाँ लंबवत पड़ती? तो ये इक्वेटर पर पड़ती, जो आपकी भूमध्य रेखा है यहाँ पे आपकी ये आपके बिल्कुल क्या है, आपके समानांतर रेखा हो जाती, फिर 0 डिग्री पर ही ये रेखा चमकती। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जिसके सहारे पृथ्वी लट्टू की भांति घूमती है। अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी सिरे को दक्षिण ध्रुव कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष लंबवत स्थिति से 23.5 डिग्री झुका हुआ है, अर्थात पृथ्वी का अक्ष कक्षा तल से 66.5 यानी 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। देखो झुका हुआ कितना है, झुका हुआ आपकी पृथ्वी कितनी, 23.5 डिग्री। लेकिन जो पृथ्वी का अक्ष लंबवत स्थिति से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, अर्थात पृथ्वी का अक्ष कक्षा तल से कितना डिग्री का कोण बनाता है, 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। कहां से, कक्षा तल से, जहां से कक्षा तल हमने निर्धारित किया हुआ है। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुके होने के कारण दिन व रात की अवधि घटती बढ़ती रहती है। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी नहीं होती तो सूर्य की किरणें केवल भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती तथा सर्वत्र दिन और रात रहते। जैसे मान लो पृथ्वी बिल्कुल ऐसे होती और मान लो ये सूर्य है, तो जिधर पृथ्वी का अक्ष होता है तो सूर्य की किरण कहाँ थी, सूर्य की किरण सीधी यहाँ पाती, लंबवत सीधा। और ये 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, यहीं पे इसका क्या है, प्रकाश पड़ता है बिल्कुल। यहाँ पे इसके दिन होते और रात होती। लेकिन पृथ्वी क्या है, पृथ्वी थोड़ी झुकी हुई है 23.5 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो शनि एक ग्रह है, बृहस्पति भी एक ग्रह है, बुध भी एक ग्रह है, लेकिन सूर्य क्या है, सूर्य एक ग्रह नहीं है, सूर्य एक तारा है आपका। निम्नलिखित विकल्पों में से सूर्य ग्रह नहीं है। सूर्य जो कि सौर मंडल का जन्मदाता है, एक तारा है जो सौर मंडल को ऊर्जा एवं प्रकाश प्रदान करता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत उसके केंद्र में उपस्थित हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन के साथ हीलियम भी है वैसे। जो हाइड्रोजन गैस नाभि के संलयन द्वारा हीलियम में परिवर्तित होता है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड जो सूर्य से ही ऊष्मा एवं प्रकाश प्राप्त करते हैं, ग्रह कहलाते हैं। इसको मैं दोबारा से पढ़ता हूँ, एक बार आपको थोड़ी क्लैरिटी होगी। सूर्य की परिक्रमा करने वाले ऐसे आकाशीय पिंड जो सूर्य से ही ऊष्मा एवं प्रकाश प्राप्त करते हैं, ग्रह कहलाते हैं। अर्थात इसका मतलब क्या है कि जितने भी ग्रह हैं, ना तो उनका स्वयं का प्रकाश होता है, और ना ही उनमें स्वयं में कोई एनर्जी होती है भाई। ठीक है, बल्कि ये किससे प्राप्त करते हैं एनर्जी और ये सूर्य प्रकाश, किससे, जो हमारा जो हमारा सूर्य है, जो कि हमारे सौर मंडल का जो एक जन्मदाता है। हमारे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 है, जो इस प्रकार है। और ये ग्रह जो है ये क्रम से हैं, और ये आपके सूर्य से दूरी के आधार पर है। सबसे पास में सूर्य के कौन सा, बुध, फिर आपका शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर आपका मंगल, फिर आपका बृहस्पति, फिर आपका शनि, फिर आपका अरुण, फिर आपका वरुण। एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा था आपसे कि जब सूर्य के नजदीक बुध है, जब सूर्य के नजदीक आपका बुध है और फिर थोड़ा इसके नजदीक है शुक्र, तो गर्म ग्रह होना चाहिए आपका बुध, क्योंकि ये सूर्य के नजदीक है। लेकिन बुध जो है वो गर्म ग्रह नहीं है, बल्कि गर्म ग्रह हम शुक्र को कहते हैं। शुक्र को गर्म ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पर CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड, और जहां CO2 की मात्रा होगी वहां हमेशा गर्माहट ही होगी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? तो आपको पता है कि जैन मत के हैं, जैन धर्म के हैं। श्वेतांबर जो सफेद कपड़ा पहनते, दिगंबर जो आपके नग्न रहते हैं।
जैन धर्म के आदि संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे, परंतु इसके वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी जी। ठीक है, यह जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ बज्जी संघ यानी ज्ञात्रक कुल के प्रमुख सदस्य थे तथा माता त्रिशला लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा तथा पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी था। 30 वर्ष की अवस्था में महावीर ने संन्यास ग्रहण कर लिया। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात इन्हें जराम्भिक के समीप रजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात इन्होंने पहला उपदेश राजगृह में दिया। 30 वर्ष तक जैन मत का प्रचार करने के पश्चात 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व राजगृह के निकट पावा में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के पश्चात आर्य सुधर्मा जैन धर्म का प्रथम थेरा अर्थात प्रथम उपदेशक था। यानी जो आपका ये आर्य सुधर्मा था, ये एक प्रकार से गंधर्व था। गंधर्व, ये जब महावीर स्वामी जी मर गए थे उनके बाद भी ये गंधर्व आपका जीवित रहा। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए, किंतु अन्य अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रह गए। भद्रबाहु के वापस आने पर मगध के साधुओं में मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदाय में बट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण करने वाले और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर जो नग्न रहते थे, ये कहलाए। थोड़ा देखिए मैं आपको एक पेन के थ्रू बताता हूँ। देखो ये था आपका मगध में क्या ना, मगध में पड़ गया था आपका अकाल। मगध में पड़ गया अकाल। एक जो व्यक्ति थे स्थूलभद्र आपके मगध में ही रुक गई, और जो भद्रबाहु थे भद्रबाहु ये आपके चले गए कर्नाटक। आपको पता है कि जैन धर्म पहले आपके जो है नगन ही लोग रहते थे। ये जो भद्रबाहु थे ये नगन ही गए थे, तो ये आपके क्या है, ये आपके दिगंबर कहलाए। जो नगन लोग रहते हैं वो कहलाते हैं दिगंबर। जब ये वापस मगध, जब 12 वर्ष के बाद अकाल खत्म हो गया, तो इन्होंने देखा कि जो स्थूलभद्र के शिष्य थे जो मगध में रुके हुए, वो सफेद कपड़ा धारण किए हुए, व्हाइट वस्त्र धारण किए हुए। तो क्या है, फिर स्थूलभद्र और आपके जो भद्रबाहु थे, इन दोनों के बीच क्या है, मतभेद पैदा हो गया, क्योंकि इन्होंने कपड़े धारण कर लिए गए थे। जब इन्होंने कपड़े धारण किए थे तो स्थूलभद्र ने ही इनको श्रेणी दी गई, क्या जो कपड़े धारण करेंगे सफेद, उन्हें कहेंगे हम श्वेतांबर, यानी सफेद श्वेतांबर, और जो बिना कपड़ों के रहेंगे उन्हें क्या कहेंगे, दिगंबर। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त को इतिहासकार स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति से उसके विजय अभियानों की जानकारी मिलती है। इस प्रशस्ति की रचना हरिशन ने की थी संस्कृत में। इसका वास्तविक लक्ष्य धरणी बंध यानी पृथ्वी को बांधना था। अपने विजय अभियानों के उपलक्ष्य में इसने अश्वमेघ यज्ञ करवाया। समुद्रगुप्त को वीणा वादन बजाते हुए दिखाया गया है, इसे वीणा वादक भी कहते हैं, जिसके कारण इन्हें कवि राज की उपाधि भी प्रदान की गई थी। इसके अतिरिक्त इन्होंने लिच्छवी दोहित सर्वराजोच्छेदिता और प्रतिरथ परशु जैसी उपाधि भी धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 50 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 50 रुपए के नोट पर आपके भारतीय गवर्नर जनरल के हस्ताक्षर होते हैं। देखो जो आपका 1 रुपए का नोट होता है, 1 रुपए का नोट, 1 रुपए के नोट को अगर छोड़ दूं, बाकी जितने भी बचे हुए नोट हैं उस पर आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं, ठीक है। लेकिन 1 रुपए पर जो है आपका, 1 रुपए पर आपके वित्त सचिव के सिग्नेचर होते हैं। वित्त सचिव
ठीक है भाई, इसके व्याख्या पढ़ते हैं भाई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई को 1 रुपए के सिक्के या नोटों के अन्य मूल्य वर्गों के सिक्कों को छोड़कर भारत के विभिन्न मूल्यों के नोट जारी करने का एक अधिकार प्राप्त है। अतः 50 रुपए के नोट पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होंगे, जबकि जबकि 1 रुपए के नोट तथा सिक्कों का निर्गमन वित्त मंत्रालय द्वारा होता है। अतः 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट किंग आपका बिल गेट्स को कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट किंग नाम से प्रसिद्ध बिल गेट्स यानी विलियम हेनरी गेट्स का जन्म 28 अक्टूबर 1955 को वॉशिंगटन के एक उच्च मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। वर्ष 1975 में बिल गेट्स ने पॉल एलन के साथ विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की। तो किसके साथ की आपकी जो है? पॉल एलन। बिल गेट्स पर्सनल कंप्यूटर क्रांति के अग्रिम श्रेणी के उद्यमी माने जाते हैं। वर्तमान में यह माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन है। इन्होंने 2 किताबें द रोड अहेड और स्पीड ऑफ थॉट्स लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है? तो आपके CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्षोभ मंडल के ऊपर स्थित समताप मंडल है, जिसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। इस मंडल के ऊपरी भाग में ओजोन अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसमें क्या है ना, एक ओजोन परत भी है। ओजोन परत सूर्य से पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। यदि किसी क्षेत्र में ओजोन परत नष्ट हो जाती है तो उसे ओजोन छिद्र के नाम से जाना जाता है। ओजोन को सर्वाधिक क्षति पहुंचाने वाली गैस कौन सी है? क्लोरीन है, जो मिश्रित रूप से क्लोरो, फ्लोरो और कार्बन है। और कौन कौन सी गैस है? हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी HCFC में पाई जाती। इसके अतिरिक्त हेलोजन गैस है। और कौन कौन सी, जिसमें हेलोजन में कौन कौन से? क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, तथा नाइट्रस ऑक्साइड भी ओजोन परत को क्षति पहुंचाते हैं। एक ओजोन दिवस आपका पूछा जाता है, कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस 16 सितंबर को। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन को आप जब भी पढ़ोगे नेक्स्ट कभी भी, तो बहुत धैर्य के साथ पढ़ना, क्योंकि इसको 99% बच्चे गलत कर देते हैं भाई। गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस है। ऑप्शन नंबर 1 है द्रव, ऑप्शन नंबर B है गैस, ऑप्शन नंबर C है ठोस, ऑप्शन नंबर 4 है एक घोल। तो इसका राइट आंसर होगा वो एक क्या है? एक प्रकार से एक लिक्विड है, एक द्रव है। याद रखना, वो गैस नहीं है भाई, वो एक क्या है? वो आपका द्रव है। सामान्यतः घरों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने वाली द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी LPG गैस जो है, वो संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किस किस का मिश्रण है? वो यानी जो आपकी LPG गैस होती है उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। इसको याद करने का तरीका, जो घर में वुमेन लेडीज जो खाना बनाती है तो उसका BP बहुत हाई हो जाता है, उसका BP बहुत हाई हो जाता है, तो घर वाले सिलेंडरों में यानी ब्यूटेन और प्रोपेन जो सामान्य ताप एवं उच्च दाब पर द्रव अवस्था में सिलेंडरों में भरा जाता है। इसका ताप कैसा होता है? इसका जो ताप होता है, ताप तो होता है सामान्य, और इसका जो दाब होता है वो प्रेशर कैसा होता है? हाई। इसी विशेष प्रकार की गंध स्वयं गैस के कारण नहीं, यानी इसमें एक गंध के रूप में भी कभी आप गैस खोलते होंगे तो एक गंध आती है, तो वो गंध किसकी होती है? वो गंध होती है आपकी मिथाइल मरकप्टेन। देखो वैसे तो मिथाइल मरकप्टेन भी है, इथाइल मरकप्टेन भी है। तो आपका कौन सा मरकप्टेन है? एथिल मरकप्टेन। एथिल है इथाइल मरकप्टेन? इथाइल मरकप्टेन। ठीक है। और एक शब्द और आता है आपके पेपर में, मीथेन थायोल आदि के कारण होती है, ताकि रिसाव होने पर आसानी से पहचाना जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दिए गए काले अक्षरों का पर्यायवाची शब्द छाटिए। राष्ट्रीय झंडे का हम सभी अभिवादन करते हैं। तो झंडे का कौन सा आपका पर्यायवाची होगा? ध्वज, ध्वज होता है, पताका भी होता है, लेकिन ये आंसर जो है ये मतलब ये क्वेश्चन त्रुटिपूर्ण है।
झंडे का पर्यायवाची शब्द ध्वज एवं पताका दोनों सही है, इसलिए इस क्वेश्चन को हटा दिया गया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू। आप मुझे बताओ, जो मैंने आपके समक्ष 17 सेट पहले लगवा चुका हूँ, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक कितनी बार पेपर में पूछेगी आप खुद लगा लो। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की बहुत महत्ता है भाई। इन वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लोगे 2x या 3x में जैसे करके, तो मैं समझता हूँ आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे भाई ऐसे ही। जवाहरलाल नेहरू ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्स पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ऑटोबायोग्राफी, इंडिया एंड वर्ल्ड, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर, प्रिजन डायरी और टूवर्ड्स टोटल रिवॉल्यूशन। सॉरी, ये जो पुस्तक है ना, सॉरी थोड़ा माफी चाहता हूँ, ये जयप्रकाश नारायण की पुस्तक की पढ़ी मैंने। जयप्रकाश नारायण की कौन कौन सी पुस्तक है? एक तो प्रिजन डायरी है, एक आपकी टूवर्ड्स है और एक आपकी टोटल रिवॉल्यूशन है। मौलाना अबुल कलाम आजाद की कौन कौन सी है? इंडिया विंस फ्रीडम और गुबार ए खातिर। इंदिरा गांधी जी की कौन सी पुस्तक है? माई ट्रूथ और एटर्नल इंडिया और ऑन पीपल्स एंड प्रॉब्लम। ठीक है, अभी मोदी सरकार ने जो है, इंदिरा गांधी जी ने जो है 25 जून 1975 को जो आपातकाल लगाया था, आप मुझे बताओ कि 25 जून को कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की है मोदी सरकार ने इस बार? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं आपके राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, या तो वह राज्यपाल अपनी शक्ति का प्रयोग खुद करेगा या वह अपने अधीनस्थ कर्मचारी के द्वारा करेगा। एक व्यक्ति या दो या दो से अधिक राज्यों का एक व्यक्ति, मतलब कहने का मतलब यह है कि एक ही राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत ये बातें लिखी गई भाई। नेक्स्ट, 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कोई व्यक्ति राज्यपाल बनने के लिए तभी योग्य होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 156 में क्या कहा गया? राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करेगा। इस शर्त के अधीन उसका कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 वर्ष का। ठीक है, आपने बता दिया कि नियुक्ति करता है राज्यपाल के राष्ट्रपति, लेकिन शपथ कौन दिलाता है? शपथ जिस भी राज्य का राज्यपाल होगा, उस राज्य के हाई कोर्ट, उस राज्य का जो हाई कोर्ट होगा, उच्च न्यायालय होगा, उसका मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जिस राज्य का वो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था आपका लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया था। इनका कार्यकाल 1964 से लेकर 1966 तक रहा तथा इनकी मृत्यु इनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। इनको 1966 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया प्रसिद्ध नारा कौन सा था? आराम हराम है। लेकिन एक क्वेश्चन आप मुझे कमेंट में बताओगे, इसमें लिखा हुआ है जय जवान जय किसान और इसी के साथ जोड़ दो जय विज्ञान। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? ये आप मुझे कमेंट में बताओगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए, यानी रिक्त स्थान भरना है हमें। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार अनशन किए थे, और कैसे अनशन किए थे? सत्याग्रह अनशन, जेल में जाकर अनशन, जल त्याग अनशन, आमरण अनशन। यानी स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार आमरण अनशन किए थे, यही आपका तर्क संगत होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस अंग में बनता है? तो ये बनते हैं आपके अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में। सभी रुधिराणु आपके, चाहे आरबीसी हो, चाहे आपके डब्ल्यूबीसी हो, चाहे आपके प्लेटलेट्स हो, का निर्माण जो है अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में ही होता है। इसके जीवन काल अलग अलग होते हैं। आरबीसी का जीवन काल जो है
वो 20 से 120 दिन होता है। WBC का जो है 2 से 4 दिन या 4 से 6 दिन होता है। और प्लेटलेट्स का जीवन काल 8 से 10 दिन होता है। RBC कणिकाओं की सभी कोशिकाएं हीमोग्लोबिन से भरी होती हैं। हीमोग्लोबिन क्या है? हिम नामक रंजन यानी डाई तथा लोह युक्त प्रोटीन ग्लोबिन से बना होता है। हिम नामक रंजन के कारण ही रुधिर का रंग लाल होता है, यानी ब्लड का रंग जो लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। जबकि लोह युक्त प्रोटीन ग्लोबिन के कारण रक्त श्वसन गैसों का संवहन करता है। सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? 15 ग्राम होती है, जो कि 100 ml के उस पर होती है। यानी कितने ml के लिए होती है? यानी 15 ग्राम 100 ml पर। इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। यानी बॉडी में अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, यानी अगर बॉडी में खून की कमी हो जाए, तो इससे कौन सा रोग हो जाता है? तो आपका एनीमिया रोग हो जाता है आपका। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम नहीं पढ़ेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो खेल प्रशिक्षण, जो आपके गुरु होते हैं खेलों के, उनको दिया जाता है। खेल गुरुओं को, यानी कोचों को दिया जाता है, जो आपके कोच होते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार का आरंभ 1985 में किया गया था। इसमें उन विख्यात कोचों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने खिलाड़ियों एवं टीमों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट परिणाम हेतु कार्य करने में समर्थ बनाया। इसमें राशि कितनी है? इसमें 15 लाख रुपए की राशि है आपकी, 15 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? बहुत सारे बच्चे साइना नेहवाल का संबंध आपका टेनिस से लगाते हैं। देखो दो शब्द हैं, सानिया मिर्जा और आपके साइना नेहवाल। जो आपकी साइना नेहवाल है वो आपकी खेलती है बैडमिंटन। और जो आपकी सानिया मिर्जा वो खेलती है आपकी टेनिस। साइना नेहवाल, इनका जन्म 17 मार्च 1990 है। भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी है। बस ये याद रखना आपको बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा और बहुत प्यारा क्वेश्चन है अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए। जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है, यानी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया हो आर्टिकल 356 के तहत, तो तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति बजट पास करेंगे, नंबर 2 संघीय मंत्री परिषद पास करेगा, 3 संसद पास करेगी और 4 वित्त मंत्रालय आप इसका पास करेगा। तो इसको पास करेगा बजट को संसद। ठीक है भाई। जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट संसद पारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं होता है? ये क्वेश्चन मैंने आपसे क्यूज में पूछा था। तो कहाँ है? उज्जैन में होता है, उज्जैन। इलाहाबाद में संगम में होता है, हरिद्वार में गंगा नदी पर होता है और वाराणसी में नहीं होता भाई। ये आपका डी गलत आंसर है। इसके व्याख्या पढ़ते हैं। भारत में 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है, जो इस प्रकार है। उज्जैन में कहाँ लगता है? उज्जैन में मध्य प्रदेश। कौन सी नदी? क्षिप्रा नदी, सिप्रा। ठीक है। और इलाहाबाद में कहाँ लगता है? इलाहाबाद में गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पे होता है। हरिद्वार में कहाँ लगता है? गंगा के संगम पे। और नासिक में कहाँ लगता है? गोदावरी के संगम, गोदावरी। ठीक है भाई। यानी ये 12 साल में एक बार मेला लगता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली निम्नलिखित में से कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली आपका केरल में होता है, केरल। और कथक जो है, कथक कहाँ होता है? कथक आपको होता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है। कथकली केरल राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। यह केरल की योद्धा जनजाति नायर में प्रचलित है। इसकी पुनर्स्थापना का श्रेय बलथोस नारायण मेनन को है। इसमें नृत्य और संगीत का अनोखा मिश्रण होता है। इसके प्रमुख कलाकार कौन से हैं? इसके प्रमुख कलाकार हैं कृष्णन कुट्टी, शंकर कुरूप, शांताराव, शंकर नंबूदरीपाद, मणिनी साराभाई, आनंद शिवरामन।
देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे शरीर में पित्तरस बाइल कहाँ पैदा होता है, यानी पित्तरस कहाँ बनता है? तो पित्तरस बनता है आपका यकृत या लीवर या आपके गुर्दे जिगर में। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत कोशिकाओं से एक क्षारीय रस पित्तरस का स्रावण होता है, यानी पित्तरस का रूप कैसा है? तो आपका क्षार है, जिसका पीएच मान कितना होता है? 7.5 से 8.5। इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है। पित्तरस का प्रमुख कार्य क्षारीय माध्यम बनाना है तथा वसा का पाचन करके इमल्सीकरण करना है। यकृत से प्रतिदिन 750 से लेकर 900 मिलीग्राम पित्तरस का स्राव होता है। यानी क्या बोल रहा है कि पित्तरस जो है, पित्तरस 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 दो क्वेश्चन पूछता है, निकलता कहां से और जमा कहां होता है? पित्तरस निकलता है आपका यकृत से, लीवर से, लीवर यकृत, और जमा कहां होता है? जमा होता है आपका पित्ताशय में, पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। ठीक है, निकलता कहां? लीवर से, और जमा कहां होगा? जमा होगा पित्ताशय में। कभी कभी क्या होता है, एक आपने सुना होगा स्टोन, कि पित्त की थैली में पथरी हो गई है, पित्त की थैली में पथरी होगा तो ऑपरेशन ही होगा। तो ऑपरेशन के दौरान ये पूरा जो पित्ताशय होता है ना, जो पूरा गॉल ब्लैडर होता है, इसी को निकाल दिया जाता है भाई। इसको निकलने के बाद क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसमें हमेशा गैस की प्रॉब्लम होगी, सिर में दर्द होगा, चक्कर आएंगे, हमेशा अफारे जैसी प्रॉब्लम आपकी होनी स्टार्ट हो जाएंगी भाई। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बहती है? देखो, अगर आपको नहीं पता है कि कौन सी नदी नहीं बहती है तो थोड़ा सा एलिमिनेशन पावर अपनाएंगे। ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे। आप मुझे बताओ, रावी, सिंधु, झेलम, चुनाव, रावी, व्यास, सतलज, ये आपकी हिमालय नदी है जो आपकी जम्मू कश्मीर क्षेत्र में बहती है। ठीक है, मांडवी जो है, मांडवी ये आपके साउथ की है, साउथ की। ताप्ती जो, ताप्ती नर्मदा और ताप्ती के साथ बहती है, आपने देखा होगा नर्मदा और ताप्ती थोड़ा सा आसपास ही बहती है मध्य प्रदेश के रीजन में, तो ये भी नहीं होगा आपका। तो घाघरा आपकी जो है, ये घाघरा नदी हो जाती है, घाघरा। घाघरा नदी का उद्गम तिब्बत के पठार पर स्थित मापाचा चुंगो हिमनद से हुआ है। यह नदी पर्वतीय प्रदेश में कर्नाली और मैदानी प्रदेश में घाघरा कहलाती है। यानी जब पर्वत में बहेगी, जब पर्वत क्षेत्र में बहेगी तो इसके कहेंगे कर्नाली, और जब मैदान में आ जाएगी तो इससे कहेंगे घाघरा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ बॉर्डर बनाएगी? लखीमपुर की खीरी और बहराइच की सीमा बनाते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाएगी भाई। आगे चलकर अयोध्या में यही नदी सरयू के नाम से कहलाएगी। यानी अयोध्या किस नदी के तट पर बसा हुआ है? सरयू नदी के तट पर। अयोध्या से आगे बढ़ने पर देवरिया में बरहज के समीप इसमें राप्ती नदी मिल जाती है, इसमें राप्ती नदी मिल जाती है। फिर अंत में छपरा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1080 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा आर्टिकल रूल ऑफ लॉ विस्तृत उल्लेख करता है? तो आर्टिकल 14 है। देखो, दो टर्म्स आते हैं, रूल ऑफ लॉ और एक आता रूल बाय लॉ। ठीक है, कभी इनकी चर्चा करेंगे भाई, व्याख्या पढ़ता हूं भाई। तो आर्टिकल 14 के अंडर में आएगा आपका रूल ऑफ लॉ, यानी आपका समानता का जो अधिकार है। आर्टिकल 14 में ये प्रावधान है कि भारतीय भू क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता अथवा विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। यह अधिकार भारतीयों और नागरिक दोनों को ही आपका ये क्या आपका प्राप्त है भाई। ठीक है, इसके व्याख्या पढ़ता हूं। और विधि के समक्ष क्षमता को ब्रिटेन तथा विधि के समान संरक्षण को अमेरिका संविधान से ग्रहण किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 14 में विधि के शासन रूल ऑफ लॉ की अवधारणा व्याप्त है, जो संविधान के आधारभूत ढांचे से संबंधित है। यानी जो रूल ऑफ लॉ है वो बहुत ज्यादा आगे व्याप्त है, बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके अनुसार पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? जनता की सुरक्षा करना, समाज कल्याण करना, अपने परिवार की सुरक्षा करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे मेन जो इसमें राइट आंसर होगा वो होगा जनता की सुरक्षा करना।
पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जनता की सुरक्षा करना है, साथ ही लोक शांति एवं व्यवस्था को बनाए रखना, सार्वजनिक स्थानों एवं संपत्ति की सुरक्षा तथा जहां कानून उल्लंघन की संभावना हो वहां हस्तक्षेप करके अपराध को रोकना इत्यादि विधिक कार्यों को करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हत्या के मामले की सुनवाई या ट्रायल कहाँ होता है? देखो एलिमिनेशन आएंगे, कहाँ होता है? तो आप मुझे बताओ, केवल सुप्रीम कोर्ट में ही होगा या केवल हाई कोर्ट में ही होगा? जिला एवं सत्र न्यायालय में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखो सुप्रीम कोर्ट में होता है, हाई कोर्ट में होता है, लेकिन सुनवाई का ट्रायल बोल रहा है। सुनवाई का ट्रायल, सुनवाई का ट्रायल सब कहाँ है? तो ये आपका जिला एवं सत्र न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट और आपके जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं आपके। हत्या के मामलों की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायालय में होती है। न्यायालयों की शक्ति के विषय में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 26 से 25। देखो अभी इस समय क्या आपको आपको बता, आपकी जो आईपीसी है, आईपीसी और सीआरपीसी, आईपीसी और सीआरपीसी और आपके एविडेंस एक्ट, आपके एविडेंस, इनमें आपके बहुत ज्यादा चेंज हुए भाई, चेंज हुए। तो एक दो क्वेश्चन आपका पक्का है धाराओं से क्वेश्चन पूछेगा, धारा जो कभी यूपीएसआई में एक भी धारा नहीं पूछ सकता एसआई में, इस बार देखना जब एसआई का पेपर होगा तो भर भर के धारा पूछेगा भाई, ये मैं आपको सही बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी परिस्थिति सामाजिक परिपक्वता को प्रदर्शित करती है? यानी समाज में कौन सी परिस्थिति है जो सामाजिक परिपक्वता को प्रदर्शित करती है? सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम होना, जीवन, व्यक्ति के जीवन उद्देश्य तथा सामाजिक मान्यताओं के बीच संतुलन रहना, उत्तम सामाजिक समायोजन, सबको भाने वाला सामाजिक व्यवहार। देखो ये तो राइट आंसर बिल्कुल भी नहीं होंगे, ये जो सी और डी है, ठीक है, ये इसमें आपका राइट आंसर होगा आपको बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे घर के सामने वाली सड़क पर बंदूक चलने की आवाज आती है तो अब मेरे क्या होंगे, मैं क्या क्या रिएक्शन करूंगा? मैं तुरंत सड़क पर निकल आता हूं, मैं तुरंत सड़क पर निकल आता हूं, मैं भी अपनी बंदूक से गोली चलाता हूं, मैं अपने घर का दरवाजा बंद कर लेता हूं या सोया रहता हूं। देखो राइट आंसर तो इसका सबसे सटीक होगा ऑप्शन नंबर ए। मेरे घर के सामने वाली सड़क पर यदि बंदूक चलने की आवाज आती है तो मैं तुरंत सड़क पर निकलकर आऊंगा तथा घटना की जानकारी प्राप्त कर अपनी नजदीकी पुलिस चौकी या थाने को इस घटना की सूचना दूंगा। ठीक है। पंचायत चुनाव निम्न में से किस स्तर पर कराया जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ग्राम स्तर पर भी पंचायतों का चुनाव होता है, जिला स्तर पर भी होता है जिला पंचायत का, नगर पालिका का चुनाव होता है पंचायत स्तर का ही। तो इसमें राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी इसका डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा आपको। ठीक है, इसकी व्याख्या पढ़ते हैं भाई, इसके व्याख्या पढ़ते हैं। संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 में पंचायतों की संरचना, आरक्षण, अवधि, पंचायतों की शक्ति आदि को स्पष्ट किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर, मध्यवर्ती यानी नगर स्तर तथा जिला स्तर पंचायतों के गठन का प्रावधान है। इसके निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न कराया जाता है। पंचायत राज व्यवस्था सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में अपनाई गई थी। और सेकंड राज्य कौन सा था आपका? सेकंड राज्य था आपका आंध्र प्रदेश। लेकिन 73वां संविधान संशोधन 1992 को अपनाने वाला पहला राज्य आपका मध्य प्रदेश था। इसमें एक कड़ी मैं आपको बता दूं, इसका निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न कराया जाता है। देखो, एक है भारत निर्वाचन आयोग, एक तो भारत निर्वाचन आयोग, एक है राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग सिर्फ और सिर्फ पंचायतों को चुनाव कराता है भाई, सिर्फ और सिर्फ, बहुत अच्छी बात बताना भाई, सिर्फ और सिर्फ पंचायतों के चुनाव कराने की जिम्मेदारी ही है राज्य निर्वाचन आयोग के पास। बाकी जितने भी चुनाव होंगे, चाहे वो राज्य के चुनाव हो, चाहे जितने भी स्तर के चुनाव हो, वो आपके भारत सरकार ही कराएगा, जो भारत निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 324। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन में अचानक एक पुराने परिचित पर मेरी नजर पड़ती है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? अपनी
नजरें चुरा लूंगा, आगे बढ़कर हाथ मिलाऊंगा, उसके हाथ बढ़ाने की प्रतीक्षा करूंगा, या इनमें से कोई नहीं। देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान होते हैं, लेकिन क्या है जब आप पेपर को सॉल्व करते हो ना, तो सॉल्व करते हुए आपके पास टाइम नहीं बचता भाई, और आप इन क्वेश्चनों को ऐसे ही छोड़ के आ जाते हो भाई, जो कि ये क्वेश्चन अंकदायी होते हैं और आपके सिलेक्शन में बहुत ही ज्यादा भूमिका निभाती हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का कार्य है आजकल पुलिस के लिए अधिक महत्वपूर्ण है? यानी पुलिस के लिए आजकल कौन सा कार्य सबसे महत्वपूर्ण है? महिलाओं की सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा, खाद्य पदार्थों की सुरक्षा, और वन्य जीवों की सुरक्षा। देखो इंपॉर्टेंट तो सभी है, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें क्वेश्चन लगा हुआ अधिक महत्वपूर्ण, तो अधिक महत्वपूर्ण जो है मैं महिलाओं की सुरक्षा लगा दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा सबसे नया कानून है? तो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे नया कानून 86वें संविधान संशोधन 2002 के अनुसार 21 के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है, जो कि आपका जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कौन सा है पर 2009, और इसे 1 अप्रैल वर्ष 2010 से लागू कर दिया भाई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से पुलिसकर्मी का कौन सा आचरण जनता के विश्वास को नहीं पा सके? निम्न में से पुलिस का कौन सा आचरण जनता के विश्वास को नहीं पा सके? नंबर 1, मेलों में खोए बच्चों को ढूंढ निकालना। दूसरा है यातायात व्यवस्था को संभालकर दुर्घटनाओं को रोकना। चोरी डकैती से जनताओं को बचाने के लिए गश्त लगाना। केवल पुलिस स्टेशन से ही कानून व्यवस्था का नियंत्रण करना। तो केवल शब्द आ गया तो थोड़ा सा इस पर विचार भी कर लेना, तो डी आंसर होगा आपका। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आप एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की कार चला रहे हैं, चौराहे पर लाल बत्ती हो जाने पर आप क्या करेंगे? लाल बत्ती को हरा होने तक इंतजार करेंगे, यातायात नियम का पालन न करते हुए निकल जाएंगे, अधिकारी से पूछकर निर्णय लेंगे, या बेरोक टोक चलते जाएंगे, यानी बेरोक टोक चलते जाएंगे। तो आपका राइट आंसर होगा नंबर 1, लाल बत्ती को हरा होने पर इंतजार करेंगे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का व्यवहार एक पुलिसकर्मी का नहीं होना चाहिए? संवेदनशील, क्रूर, मृदुभाषी और ईमानदारी। तो कैसा नहीं होना चाहिए? तो क्रूर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुलिसकर्मी के लिए निम्न में से कौन सा कार्य सबसे आवश्यक है? सबसे आवश्यक कौन सा कार्य? आक्रमणों से बचाना, सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति को नियंत्रित करना, बाजार को निश्चित समय पर खुलवाना, और जनता की सुरक्षा करना। तो सबसे सटीक आंसर इसमें होगा कि आपका जनता की सुरक्षा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भरसक प्रयासों के बावजूद जब सफलता न मिले तो यह समझा जाता है कि भाग्य में ऐसा ही लिखा था, कि बाहरी मदद नहीं मिल पाई, कि असफलता की सफलता की सीढ़ी, यानी असफलता ही सफलता की सीढ़ी है, प्रयासों में कहीं कोई कमी रह गई थी। तो आपका राइट आंसर ये होगा कि जब ज़्यादा प्रयासों के बाद सफलता भी नहीं मिल पाती तो कहता है आदमी कि प्रयासों में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरदायित्व रेस्पॉन्सिबिलिटी की भावना को परखने के लिए आमतौर पर निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए? नंबर 1, काम को समय से पूरा करना। 2,
काम को सुंदरता के साथ किंतु देर में पूरा करना, काम को अपने ऊपर बोझ न मानना, काम करके प्रसन्नता का अनुभव करना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस को रात में गश्त लगानी चाहिए, दिन एवं रात में गश्त लगानी चाहिए, कभी भी अचानक से गश्त लगानी चाहिए, योजनाबद्ध तरीके से क्षेत्र में गश्त लगानी चाहिए। देखिए भाई, पुलिस रात में भी गश्त लगाती है, पुलिस दिन में भी गश्त लगाती है, वो तो पुलिस का काम है, उससे अपराध नियंत्रण हो रहा है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी अपराध होते हैं, गश्त लगाने के बावजूद भी अपराध होते हैं। कभी भी अचानक से गश्त लगा, ये देखो ये नहीं होगा आंसर, ये तो है नहीं। लेकिन जो डी है ना, योजनाबद्ध तरीके से क्षेत्र में गश्त लगानी चाहिए, यानी वो क्षेत्र चुनने चाहिए जहां आपकी चोरी होती है, जहां आपके छापे डकैती पड़ते हैं, जहां आपके अपराध होते हैं, लूटपाट होते हैं, उन क्षेत्रों को चुनना चाहिए और उन क्षेत्रों को चुनकर उनमें हमें गश्त करनी चाहिए। देखो गश्त क्या होती है, गश्त में आपको बता दूं, गश्त एक तरीके से क्या है, जो पुलिस पेट्रोलिंग करती है। पुलिस क्या है, पुलिस अगर बाइक पर है तो बाइक पर एक आपका पुलिस वाला पीछे बैठे होंगे, दो पुलिस वाले गश्त करेंगे भाई, दो पुलिस वाले गश्त करेंगे। गाड़ी से भी गश्त होती है आपकी, गाड़ी से भी गश्त होती है, पैदल भी गश्त होती है आपकी, पैदल भी गश्त होती है, घोड़े पे भी गश्त होती है, सभी तरीके से हम गश्त कर सकते हैं आपकी। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेतृत्व सिर्फ उस व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिसमें गुण होता है प्रतिष्ठा का, क्रूरता का, उच्च आदर्शों का और बनावटीपन का। देखो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उच्च आदर्शों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मान प्राप्त करने के लिए दूसरों को सम्मान देना अति आवश्यक होता है। यह उक्ति लागू होती है कार्यालय एवं कार्यस्थलों में, केवल सामाजिक परिस्थितियों में, स्कूल सहित सभी स्थानों पर समान रूप से, केवल स्कूलों में। तो क्या है, ये आपका जो है स्कूल सहित सभी स्थानों पर होता है आपका लागू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराध नियंत्रण के लिए क्या क्या आवश्यक है। जनसाधारण का सहयोग, क्षेत्रीय नेताओं का मार्गदर्शन एवं अनुसरण, कानून का कड़ाई से पालन, सरकारी एवं विभागीय नीति। देखो ये आपका बिल्कुल सही है, नंबर एक, जनसाधारण का सहयोग होना चाहिए अपराध नियंत्रण के लिए, क्षेत्रीय नेता को मार्गदर्शन में मिलना चाहिए। लेकिन इसमें आपका एक पेज है, क्षेत्रीय नेताओं का मार्गदर्शन एवं अनुसरण। देखो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं मानूंगा, ये भी सही हो सकता है, ये भी बिल्कुल सही हो सकता है कि अनुसरण मिलना चाहिए, चाहे वो किसी का भी हो, क्षेत्र नेताओं का अनुसरण भी मिलना चाहिए। देखो पहला भी राइट आंसर है, सेकंड भी राइट आंसर होना चाहिए। कानून का कड़ाई से पालन, देखो कानून का भी कड़ाई से पालन होना चाहिए अगर आप अपराध को नियंत्रण करना है, ये भी सही होना चाहिए। सरकारी एवं विभागीय नीति भी होनी चाहिए। देखो चारों आपके सही होने चाहिए, 1, 2, 3 और 4 आपके चारों सही होने चाहिए। लेकिन मैं ऑप्शन के हिसाब से जाऊंगा भाई, मैं ऑप्शन के हिसाब से जाऊंगा तो इसमें मैं केवल एक, ये तो गलत है, 2 भी गलत है। अब इसमें ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 को मैं एलिमिनेशन करूंगा। जब जो ऑप्शन नंबर सेकंड है, ऑप्शन नंबर सेकंड को मैं थोड़ी देर के लिए हटा दूंगा, क्योंकि जब थोड़ा सा ऑप्शन सटीक हो तो वहां पर हम कभी भी अपराध नियंत्रण में क्षेत्रीय नेताओं की भूमिकाओं को बहुत नगण्य रखते हैं, बहुत शून्य रखते हैं। तो इसलिए मैं क्या है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी को आपका हटा दूंगा। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। अपराध नियंत्रण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पुलिस के उल्लेखनीय कार्यों को दर्शाती हाल ही में बनी एक चर्चित फिल्म का नाम है। देखो उस समय की क्या थी, एक शहर फिल्म थी जो उस समय बनी थी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनाने के संबंध में आपका क्या विचार है। समय का अपव्यय, समय का सदुपयोग, एक व्यक्तिगत विचार है या कार्य की सफलता का घोतक है। देखो ये जो ऑप्शन नंबर डी ना, कार्य की सफलता घोतक है।
इसमें क्या क्या है, इसमें एक तो समय प्लस इसमें गलती कम होती है, गलतियां, प्लस इसमें एक एक सटीक योजना होती है, सटीक योजना। तो इसमें आपका राइट आंसर आपका डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं भाई। यह किस राज्य पुलिस का नारा है, आपके साथ आपके लिए हमेशा? तो ये दिल्ली पुलिस का नारा है। कोई भी देश तभी बड़ा माना जाएगा तब, ऑप्शन नंबर एक, दूसरे देशों की अपेक्षा उसके पास अधिक शक्ति हो, देश के अधिक से अधिक लोग राष्ट्रवादी एवं शिक्षित हों, उस देश में नए नए आविष्कार होते रहें और अधिक उत्पादन हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी देश के अधिक से अधिक लोग राष्ट्रवादी हो और शिक्षित भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आप एक पुलिसकर्मी के रूप में अपनी जिम्मेदारी को कैसे पूरा करते हैं? चिन्हित करते हैं, सजग रहते हैं, लापरवाह रहते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या है, आप सजग रहते हैं भाई, ऑप्शन नंबर बी। देखो ये क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बस आप सटीकता से सोच जाइए। सामान्य रूप से विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच मनमुटाव, शत्रुता का कारण क्या है? आर्थिक असमानता, आर्थिक असमानता एवं ऐतिहासिक कारण, आर्थिक असमानता एवं अज्ञान, आर्थिक असमानता, ऐतिहासिक कारण व दुष्प्रचार। देखो दुष्प्रचार शब्द आ गया है तो आपको पता है, दुष्प्रचार चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे पोस्टर के माध्यम से हो, चाहे आदमी के मुख के द्वारा हो। तो इसमें आपका राइट आंसर डी ही होगा जी। सामान्य रूप से कानून में शामिल है दंड, रिकवरी यानी पुनः प्राप्ति, पुरस्कार देना या मूल्यांकन करना। सामान्य रूप से पुलिस में जो है वो मूल्यांकन करना होता है, ठीक है, किसी का रिव्यू करना होता है कि उसका चरित्र कैसा है, उसकी किस प्रकार की बीट है, उसके क्षेत्र में किस प्रकार के लोग हैं, यानी एक तरीके से उसका मूल्यांकन करना होता है। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो आपका मूल्य नियंत्रण आपके जो है आपके समवर्ती सूची में आता है। मूल्य नियंत्रण विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इस सूची में दिए गए विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद और राज्य विधानमंडल दोनों का है। इस विषय में 52 विषय है। इसमें प्रमुख कौन कौन से, देखो इसमें घटते बढ़ते रहते हैं, इसमें घटते बढ़ते रहते हैं भाई। दीवानी फौजदारी निधि प्रक्रिया, शिक्षा निवारक नजरबंदी, उत्तराधिकार, आर्थिक सामाजिक योजना आदि। 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में 5 विषय जोड़े गए। वन, जंगली जानवरों का संरक्षण, मापतोल, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। यही आपसे पूछे जाते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी ड्यूटी का समय समाप्त हो गया है लेकिन आपकी जगह पर दूसरा पुलिसकर्मी नहीं आया है, आप क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे, आप खुद लगा लो। जब आप एक पुलिस अधिकारी हैं तो आप क्या करेंगे? ड्यूटी पर बने रहेंगे, दूसरे पुलिसकर्मी के आने पर चले जाएंगे, दूसरे पुलिसकर्मी के आने पर चले जाएंगे, वरिष्ठ अधिकारी से इसकी शिकायत करेंगे, ड्यूटी वाले पुलिसकर्मी को ढूंढना शुरू कर देंगे। देखो ऑप्शन नंबर सी और डी तो बिल्कुल नहीं होगा भाई, ठीक है। देखो ड्यूटी जब तक वो नहीं आया तो हम ड्यूटी पर बने ही रहेंगे भाई, ठीक है। जब तक रिलीवर नहीं आया है तो हम ड्यूटी पर क्या है, बने ही रहेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुलिसकर्मी को अपने अधिकारी से सदैव करना चाहिए अच्छा व्यवहार, कटु व्यवहार, उचित व्यवहार, उपरोक्त में से कौन है? तो हमें कैसा करना चाहिए? उचित व्यवहार। हमेशा अच्छा व्यवहार भी ठीक नहीं होता, उचित व्यवहार होता है सिचुएशन के आधार पे भाई। वैसे हमें तो अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए लेकिन सिचुएशन के हिसाब से भी। अब जो हमारा अधिकारी है वो कहेगा कि भाई व्यक्ति को गोली मार दो, तो हम नहीं मार सकते हैं क्योंकि मानवाधिकार आयोग भी है और आपका मौलिक अधिकार भी है, उसका एक जीने का अधिकार भी है, तो हमें एक मर्यादा में रहना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहयोगियों के साथ अपने मतभेद दूर करने का उचित उपाय क्या है?
सहयोगियों के समक्ष अपना तर्क रखकर, अपने अधिकारी से शिकायत करके, मतभेद का कारण जानने की कोशिश करके, आपसी वार्तालाप से उनको दूर करके या उसका मजाक उड़ाकर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगर आप अपने किसी सहयोगी को रिश्वत लेते हुए देख लेते हैं तो हम क्या करेंगे? तो उसे रोकने का प्रयास करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सबूत के साथ उच्चाधिकारी को इसकी सूचना देंगे, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या करेंगे? हम उसको रोकने का प्रयास करेंगे ताकि वो भविष्य में ऐसा काम ना करे। लेकिन ऐसा होता नहीं है भाई, ये सब आदर्श की बात है। यथार्थ में ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई प्रैक्टिकल में बातें नहीं भाई। ये सब क्या है? ये सब आपकी आदर्शवादी बातें हैं। यदि कोई व्यक्ति आपकी सहायता करता है तो आप क्या करते हैं? उसका बदला चुकाते हैं, उससे मुंह छुपाते हैं, उसका शुक्रिया अदा करते हैं, उसे सहायता के बदले पैसे देते हैं। तो बदला चुकाना तो खैर है नहीं, तो उससे क्या है? आप उसका शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक यू भाई आपने मेरी सहायता की, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? भाग्य का अनुकूल होना, अवसर प्राप्त करने की क्षमता का होना, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम से न भागना, उपरोक्त सभी। ठीक है, देखो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके अनुसार जीवन में सफलता मिल सकती है मेहनत एवं आत्मविश्वास से, सिफारिश से, अच्छे स्वास्थ्य से या दूसरों की सहायता से? आपको पता है मेहनत और आत्मविश्वास। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार होता है मिलनसार के रूप में, सुधारक के रूप में, आलोचक के रूप में या सामान्य रूप से? तो क्या है, जो असामाजिक लोग होते हैं हम उन्हें हमेशा सुधारने की कोशिश करते हैं, तो सुधारक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप और आपका भाई दोनों पुलिस भर्ती परीक्षा के उम्मीदवार हैं, तो आप और आपका भाई एक दूसरे की परीक्षा में मदद करेंगे, परीक्षा एवं शारीरिक योग्यता हेतु साथ साथ तैयारी करेंगे, शिकायत के डर से अलग अलग जिलों में फॉर्म भरेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आपको पता है कि परीक्षा एवं शारीरिक योग्यता हेतु आप साथ साथ तैयारी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी कानूनों का पालन करना हमारी मजबूरी है, जिम्मेदारी है, एक सामाजिक बंधन है, कुछ प्रभावशाली लोगों का नियंत्रण बनाए रखने का तरीका है? तो राइट आंसर आपका हमारी क्या है? जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारंट के बिना एक पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके कितने समय के लिए अपनी अभिरक्षा में रख सकता है? तो सिर्फ और सिर्फ 24 घंटा। वारंट के बिना एक पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके 24 घंटे तक अभिरक्षा में रख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां पूरा माहौल खराब हो वहां के लोगों के प्रति आपका विचार होता है, कैसा विचार होता है आपका? उस माहौल से स्वयं को अलग कर लेना, खराब माहौल देश की प्रगति में बाधक होता है, उस माहौल में रहकर ही सुधार संभव है, सभी को अपने विश्वास में लेकर सुधारात्मक प्रक्रिया प्रारंभ करना। देखो इसमें सिचुएशनल चीज ये है कि जहां पूरा माहौल खराब नहीं है, देखो इसमें शब्द है पूरा माहौल खराब हो जाए, वहां के लोगों के प्रति आपका विचार कैसा होना चाहिए? तो उस माहौल में रहकर ही हमारा सुधार संभव है, हम वहां रहेंगे उस माहौल में और उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर होता है कि माहौल खराब है खाली, तो हम डी ऑप्शन पे भी जा सकते थे भाई। तो भाई दोस्तों, ये थे आपके आज के 79 प्रश्न। ठीक है, आपको पता लग गया होगा कि आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनकी महत्वता कितनी है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं करोगे तो भाई मैं कहता हूँ कि सक्सेस में जो ना
सक्सेस में आपके 4 चांद नहीं लग पाएंगे, बहुत ही लेट आपको सक्सेस मिलेगी भाई, ये बात आप ध्यान रखना। दूसरा ये है कि आप जो आपके जानने वाले हैं उनको सही तरीके से मोटिवेट भी नहीं कर पाओगे भाई, कि आपको क्या पढ़ना है और आपको क्या छोड़ना है भाई। तो आई होप कि आप अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से बनाए रखेंगे भाई, ठीक है। और भाई आप मुझे जो है कमेंट में ज़रूर बताया करो कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है भाई। मेरा प्लेटफार्म बेशक छोटा है, लेकिन मैं आपको इतनी गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप इन वीडियो को सही तरीके से कर लेते हो तो आप जीएस में अच्छा खासा अंक प्राप्त कर लोगे। अभी आपको मैं बता दूंगा, अभी आपको मैं उत्तर प्रदेश यानी यूपी स्पेशल की क्लास भी डालूंगा। अभी मैं करंट अफेयर की क्लास भी डालूंगा। दूसरा मैं यूपी करंट अफेयर की क्लास भी डालूंगा, ठीक है। तो इससे क्या ना, इससे आपका स्टेटिक भी कवर हो जाएगा, करंट अफेयर भी तैयार हो जाएगा आपका, स्टेट की करंट अफेयर भी तैयार हो जाएगा आपकी, और आपका जो यूपी स्पेशल है आपका वो भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपके लगभग 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिक मैथ से। तो आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी भाई। और हाँ भाई, आप मुझे कमेंट में वो चीज़ें बताया करो जो आपको जिस चीज़ की आपको नीड है भाई। और दूसरा, जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कमेंट में, उसके भी आप मुझे आंसर बताया करो भाई। मैं कमेंट सभी के पढ़ता हूँ भाई, ठीक है भाई। तो भाई जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।